तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। अभी UFC 287 अभी अभी जस्ट ख़त्म हुआ है एंड वाह व्हाट अ इवेंट। अब हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कैसे गया UFC 287। तो हम रिव्यू करेंगे मेन कार्ड का। मेन कार्ड का जो पहला मैच हुआ था वो हुआ था राउल रोजस जूनियर वर्सेस क्रिस्टियन रॉड्रिगेज के बीच में। और जिस तरह की राउल रोजस जूनियर के हाइप क्रिएट करी गई थी, इट वाज सीम लाइक कि उनको एक गिफ्ट में एक मैच दिया गया है और वो बहुत आराम से मैच जीत जाएंगे। और जिस तरह से लास्ट टाइम उनको मेन कार्ड में मैच दिया गया था, मेन कार्ड में मैच देने के बाद उन्होंने जो मैच उस तरह से जीता था डोमिनेट तरीके से, उन्होंने क्लेम किया था कि वो यंगेस्ट UFC चैम्पियन बनेंगे। बट जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ फर्स्ट राउंड में राहुल राहुल रोजस जूनियर डोमिनेट भी कर रहे थे। उन्होंने फर्स्ट राउंड ऑलमोस्ट वो जीत भी लिया था एंड उनकी रेसलिंग काफ़ी इफ़ेक्टिव भी रह रही थी। वो क्रिश्चियन रॉड्रिगेज की बैक के ऊपर चढ़ के बिल्कुल उनको सबमिट करने की कोशिश कर रहे थे, बट किसी तरह से क्रिश्चियन रॉड्रिगेज ने वो राउंड अच्छी तरह से सर्वाइव किया था। सेकंड और थर्ड राउंड में जो मैच का जो पासा पलटा है क्रिश्चियन रॉड्रिगेज ने, वो दैट वाज ट्रिमेंडस। मैं खुद मैच को देख के इतना हैरान हो गया था। मैं सब गेस नहीं किया था कि वो इतना अच्छा उस मैच में परफॉर्म करेंगे। उन्होंने रेसलिंग हो गई, स्ट्राइकिंग हो गई, हर जगह राहुल रोजस जूनियर को डोमिनेट किया। जिस तरह से राहुल रोजस जूनियर उनको रेसलिंग में उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उल्टा क्रिश्चियन रॉड्रिगेज ने जिस हिसाब से वो मैच खेला, जिस हिसाब से सेकंड और थर्ड राउंड में परफॉर्मेंस दी, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और उन्होंने उसके बाद जो है बहुत आराम से वो मैच जो है वो बिल्कुल मेजर डिसीजन से जीत लिया। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू क्रिश्चियन रॉड्रिगेज एंड आई थिंक वो जो है इवन दो दैट पर्सन इज़ नॉट रैंक्ड, सो ये चीज़ दिखाता है कि राहुल रोजस जूनियर को अभी कितना प्रोग्रेस करना है। वो इतना कॉकिनेस होके स्टार्टिंग में नहीं बोल सकते कि मैं जो है वो UFC चैम्पियन बनूंगा। या कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन जब तक ये UFC है, UFC में आपको टॉप इन पूरे वर्ल्ड के जो है वो MMA के प्रोफेशनल प्लेयर मिलेंगे। सो ये उनके लिए रियलिटी चेक था। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट फॉर हिम एंड कंग्रेचुलेशन अगेन टू क्रिश्चियन रॉड्रिगेज जिस हिसाब से वो मैच जीते। हमारा सेकंड मैच था केविन हॉलैंड वर्सेस सैंटियागो के बीच में। और मैंने इस मैच के स्टार्ट होने से पहले ही अपना जो है वो प्रीव्यू दिया था कि अगर सैंटियागो को मैच जीतना है तो उनको किसी न किसी तरह रेसलिंग में जाना पड़ेगा, बिकॉज केविन हॉलैंड की रेसलिंग बहुत ही ख़राब है। आप हमजा चिमाई के ख़िलाफ़ देख चुके हैं, आप डेरेक ब्रंसन के ख़िलाफ़ देख चुके हैं कि जब वो ग्राउंड पे होते हैं उनको उनके लिए वो मैच बहुत ही मुश्किल बन जाता है। बट सैंटियागो ने चूज़ किया कि वो जो है स्टैंड होके खड़े होके वो मैच खेलेंगे और उस तरह से वो मैच को वो प्रोग्रेस करते रहे। बट स्टैंड अप में अगर आप देखें तो केविन हॉलैंड की हाइट सैंटियागो से काफ़ी ज़्यादा है और उनकी रीच भी उनसे काफ़ी ज़्यादा है। सो उन्होंने स्टार्ट किया फर्स्ट राउंड में वो स्टैंड अप में खेलते रहे। इवन दो फर्स्ट राउंड में जो स्टैंड अप वो खेल रहे थे तो केविन हॉलैंड बहुत डोमिनेटली उनको जो है वो मैच को जो है वो सही तरीके से खेल रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे। इवन दो राउंड के एंड में सैंटियागो ने उनको टेक डाउन लेने की कोशिश करी, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी। सेकंड राउंड भी उनका वैसा ही रहा, उसमें भी सैंटियागो जो है स्टैंड अप गेम ही खेलने की कोशिश करी। स्टैंड अप गेम खेलने की कोशिश में वो कुछ भी केविन हॉलैंड का बिगाड़ नहीं पाए। केविन हॉलैंड ने उल्टा वो राउंड अच्छी तरीके से खेला। अब राउंड 3 में जिस हिसाब से केविन हॉलैंड ने अगर सैंटियागो को नॉकआउट किया वो बहुत ही ट्रिमेंडस था। एंड मैं ये भी देखता हुआ कि केविन हॉलैंड ने जिस हिसाब से सैंटियागो को नॉकआउट किया, जिस हिसाब से उन्होंने उनको पंच मारा था उस हिसाब से उनका फेस प्लांट नीचे हुआ था। इवन दो मुझे बहुत ही हैरानी हुई सैंटियागो का रिएक्शन देखे। वो रेफरी को सवाल कर रहे थे कि उन्होंने मैच क्यों स्टॉप किया, लेकिन अगर आप उस नॉकआउट को देखते तो आई थिंक रेफरी ने उसको बचाया ही था।
मैं बहुत हैरान हुआ कि सैंटियागो का रिएक्शन देख के। सैंटियागो इतनी बुरी तरीके से नीचे गिरे थे। जब भी कोई प्लेयर नीचे ऐसे गिरता है और उसका रिएक्शन आता है तो ऑब्वियसली रेफरी का जो फर्स्ट काम होता है उसको सेव करना होता है, और वो थोड़ा मुझे अजीब लगा था। बट नेवरदलेस केविन हॉलैंड के लिए बहुत ही अच्छा विन रहा था। नेक्स्ट मैच हमारा हुआ रॉब फोंट और एड्रियन यानिस के बीच में। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि रॉब फोंट जो 2022 में मैच हारे थे मार्लिन चीटावेरा से, तो आई एक्सपेक्टेड कि इस मैच में उनका मोरल थोड़ा लो होगा एंड एड्रियन यानिस जो हैं वो थोड़ा डोमिनेट तरीके से इसमें मैच में उभर के आएंगे। बट फर्स्ट राउंड में जिस हिसाब से रॉब फोंट ने वो नॉकआउट दिया है, जिस हिसाब से उनके पंचेस, उनके राइट हुक एड्रियन यानिस पे आए और एड्रियन यानिस को उन्होंने बिल्कुल नॉकआउट टीक्यो कर दिया, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव। सो बिग अप फॉर रॉब फोंट। एंड द मैच जिस हिसाब से उन्होंने फर्स्ट राउंड में फिनिश किया वो बहुत ही ट्रिमेंडस था। अब बारी आती थी बहुत ही हाइप्ड मैच के बारे में, गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस जॉर्ज मास्विदाल के बारे में। सो पूरा लास्ट वीक फाइट वीक जॉर्ज मास्विदाल हाइप करते रहे थे कि ही इज़ अ किंग ऑफ 305 एंड वो जो हैं वो चैम्पियन, अगर वो गिलबर्ट बर्न्स को हरा नहीं पाते हैं तो वो रिटायर ले लेंगे, अगर वो उनको नहीं हरा पाते तो उनका खेलने का कोई मकसद नहीं बनता। सो जब मैच स्टार्ट होता है जिस हिसाब से मैंने एक्सपेक्ट किया था, गिलबर्ट बर्न्स, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि गिलबर्ट बर्न्स उनको स्टार्टिंग के फर्स्ट राउंड में ही टेक डाउन ले लेंगे और वो अपनी गेम उसके साथ खेलेंगे। बट स्टैंड अप गेम उन्होंने काफ़ी देर जॉर्ज मास्विदाल के साथ खेला, और इवन दो स्टैंड अप गेम में भी गिलबर्ट बर्न्स काफ़ी डोमिनेट कर रहे थे, उन्होंने गेम को पूरा डोमिनेट किया। और उसके बाद सेकेंड राउंड में तो आई थिंक पूरा राउंड ही उन्होंने जॉर्ज मास्विदाल को ग्राउंड पे रखा। थर्ड राउंड में गिलबर्ट बर्न्स बहुत ही एडवांस हो गए थे, उन्होंने जिस हिसाब से स्टैंड अप गेम में पंच करा था, जिस हिसाब से ऑलमोस्ट कई टाइम तो ऐसा लगा था कि जॉर्ज मास्विदाल जो हैं वो नॉकआउट होने ही वाले हैं। बट वो जब भी उनको पंच लगता था वो जेब निकाल कर टॉन्ट कर रहे थे, पर मुझे लग रहा था कि नहीं, अब जॉर्ज मास्विदाल का टाइम हो रहा है, अब वो ये मैच ऑलमोस्ट जीतना उनका इम्पॉसिबल है। और थर्ड राउंड भी बुरी तरह से गिलबर्ट बर्न्स ने डोमिनेट किया एंड फाइनली गिलबर्ट बर्न्स वो पूरा मैच जो है वो जीत गए। अब बारी आती थी जो इंटरव्यू की, और जो रोगन के साथ इंटरव्यू में मास्विदाल ने डिक्लेयर कर ही दिया कि वो आफ्टर 20 ईयर्स इस गेम को जो है अलविदा कह रहे हैं एंड वो फाइनली अपने करियर को एंड कर रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। जॉर्ज मास्विदाल ने काफ़ी साल से जो है फाइटिंग करी थी, वो बैकयार्ड में फ़ाइटिंग करने से लेके यूएफसी में फ़ाइटिंग करने से लेके उन्होंने अब अपना ब्रांड खुद का काफ़ी सेटअप कर लिया, उनका बॉड का ब्रांड है, वो अब फाइटिंग प्रमोशन भी उनकी अपनी है। सो आई थिंक दिस इज़ द ग्रेट टाइम फॉर हिम एंड ये हम उनके लिए बस बेस्ट ऑफ लक ही कहना चाहते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू जॉर्ज मास्विदाल। अब बारी आती है मेन इवेंट की, बहुत ही ज़्यादा जिसके लिए मैं उत्सुक था कि क्या होगा बिकॉज अब तक एलेक्स परेरा और इजी एटलीस्ट 3 टाइम आपस में लड़ चुके थे, तीनों ही टाइम इसराइल आदेसानिया हमेशा हार चुके थे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलेक्स परेरा तो ये भी कह चुके थे कि अगर इजी चौथे टाइम भी हार जाते हैं तो उनको WWE में चले जाना चाहिए, बिकॉज अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो बार बार अगर ऐसे हारते रहे तो दिस गोना बी लास्ट टाइम। सो इसराइल आदेसानी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, इवन दो जब वॉकआउट भी इसराइल आदेसानी को रहा था बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव लग रहे थे, और वो सेम वही अपने डॉग कॉलर के साथ आए थे। सो जब मैच स्टार्ट हुआ तो वो पहला राउंड तो मैं देखता रहा कि वो दोनों बहुत ही डिफेंसिव खेल रहे हैं, एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन कितना ज़्यादा ऑफेंसिव होगा, कौन कितने ज़्यादा जो है वो एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश करेगा। तो फर्स्ट राउंड उनका बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, एक दूसरे को वो डिफेंसिव रह रहे थे। एंड जब सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, सेकंड राउंड में एलेक्स परेरा और इसराइल आदेसानी को ऑलमोस्ट बराबर ही मुकाबला रहता है, लेकिन इसराइल आदेसानिया जो है वो
एलेक्स परेरा जब अपने ऑफेंस में आते हैं तो इज़राइल अदसानिया पीछे आते आते अपने जो है वो फेंस पे आ जाते हैं। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम जब इज़राइल अदसानिया हारे थे तब भी वो फेंस पे थे और उस टाइम पे एलेक्स परेरा ने उनको नॉकआउट कर दिया था। जब इस टाइम वो फैंस पे थे तो मुझे लगा था कि वो आराम से फिर से हारने वाले हैं और दिस नॉट गोना बी गुड नाइट फॉर हिम। लेकिन जिस टाइम पे एलेक्स परेरा उनको पंच कर रहे थे उसी टाइम पे इज़राइल अदसानिया डिफेंस में अपने आप को अपना हेड मूव कर रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे। इज़राइल अदसानिया फेंस पे थे और एलेक्स परेरा जो है ऑफेंस पे थे। जिस टाइम पे एलेक्स परेरा ऑफेंस पे थे इज़राइल अदसानिया उनको जज कर रहे थे कि कैसे उनको अटैक करना है। उसी टाइम पे उन्होंने उनको लेफ़्ट जैब दी और राइट हुक, लेफ़्ट जैब राइट हुक, ऐसे ही उन्होंने 2 कॉम्बो उनको दिए और एलेक्स परेरा व आउट कोल्ड। एलेक्स परेरा आई थिंक मैंने उनको कभी इस सिचुएशन में कभी नहीं देखा था। मैंने उनके हाईलाइट भी देखे हैं यूएफसी से पहले भी, कभी उनको ऐसे नहीं देखा था मैंने। इवन दो जो उनका एक एमएमए मैच वो हारे थे जिसमें उनको रेसलिंग में पछाड़ दिया था, उनको जो है वो चोक करके वो मैच वो हार गए थे, उसमें भी उनकी ऐसी हालत नहीं हुई थी जिस तरह से इज़राइल अदसानिया ने जिस डोमिनेटिंग वे में एलेक्स परेरा को हराया। एंड आई थिंक बिग अप टू इज़राइल अदसानी जिस हिसाब से वो जीते हैं और फाइनली उन्होंने ड्रेक कर्स भी अपने से अपलिफ्ट कर दिया। दैट इज़ वेरी कमेंडेबल जॉब फॉर हिम। So that was UFC 287 and it was totally a freaking good 287. So that's it for my side. See you guys next time. Bye bye.